सोचो, अगर जो टेक्नोलॉजी तुम्हारी मदद के लिए बनी थी वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी चॉइसेस और तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करने लगे तो हर क्लिक, हर सर्च, हर सवाल जो तुम एआई से पूछते हो, क्या तुम्हें पता है उनका क्या होता है? कंपनीज कहती हैं एआई सेफ है, एआई फ्यूचर है, एआई तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन जो बात नहीं बताई जाती है कि एआई सिर्फ सुनता नहीं, समझता है, सीखता है और फिर डिसाइड करता है। आज हम बात करेंगे एआई के उस डार्क साइड की जिसके बारे में टेक कंपनीज चुप रहती हैं, जहां प्राइवेसी एक इल्यूजन है, जॉब साइलेंटली खत्म हो रही है और सच और झूठ के बीच की लाइन मिट चुकी है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह एक वार्निंग है। चैप्टर 1, एआई का बिजनेस मॉडल। आप प्रोडक्ट हो, अगर प्रोडक्ट फ्री है तो प्रोडक्ट आप हो। एआई कंपनीज अक्सर अपने टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को फ्री या यूजर फ्रेंडली बताकर प्रमोट करती हैं, लेकिन असल बिजनेस मॉडल इससे काफी अलग होता है। जब आप कोई एआई ऐप, चैटबॉट या रिकमेंडेशन सिस्टम यूज करते हो तो आप कस्टमर नहीं होते, आप प्रोडक्ट होते हो। आपका डेटा ही उन कंपनीज का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। एआई सिर्फ वही चीज कलेक्ट नहीं करता जो आप ओपनली शेयर करते हो, बल्कि यह भी एनालाइज करता है कि आप कैसे लिखते हो, किस चीज पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, किस टॉपिक पर इमोशनली रिएक्ट करते हो और आपके डिसीजंस का पैटर्न क्या है। इस डाटा से कंपनीज आपकी डिटेल्ड बिहेवियरल प्रोफाइल बनाती है, जिसका यूज टारगेटेड एड्स, मार्केट प्रेडिक्शन और यूजर मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। कंपनीज ये क्लेम करती है कि वो आपका पर्सनल डेटा सेल नहीं करती, लेकिन रियलिटी में वो आपके बिहेवियर को प्रोडक्ट बनाकर बेचती है। एडवर्टाइजर्स और पार्टनर्स को सीधा आप नहीं, बल्कि आपका प्रेडिक्टेबल वर्जन सेल किया जाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे आप एआई टूल्स पर ज्यादा डिपेंडेंट होते जाते हो, वैसे वैसे कंपनीज का कंट्रोल और प्रॉफिट दोनों बढ़ता जाता है। चैप्टर 2, प्राइवेसी एक मिथ बन चुकी है। हम सिर्फ एनोनिमस डेटा यूज करते हैं। एकजुट आज के डिजिटल और एआई ड्रिवन जमाने में प्राइवेसी एक रियलिटी कम और एक मिथ ज्यादा बन चुकी है। कंपनीज क्लेम करती हैं कि यूजर का डाटा सिक्योर और एनोनिमस होता है, लेकिन एआई के लिए एनोनिमिटी ज्यादा मायने नहीं रखती। सिर्फ कुछ डेटा पॉइंट्स जैसे लोकेशन पैटर्न्स, डिवाइस यूसेज, सर्च बिहेवियर और इंटरेक्शन हिस्ट्री से किसी भी इंसान की पहचान की जा सकती है। एआई सिस्टम्स हर क्लिक, हर स्क्रॉल और हर पॉज को रिकॉर्ड और एनालाइज करते हैं, जिसका यूजर को अक्सर अंदाजा भी नहीं होता। प्राइवेसी पॉलिसीज इतनी कॉम्प्लेक्स और लंबी होती है कि लोग बिना पढ़े एक्सेप्ट कर देते हैं और वहीं से उनका डाटा साइलेंटली हार्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। एआई सिर्फ आज का डेटा नहीं देखता, बल्कि पास्ट बिहेवियर के बेसिस पर फ्यूचर एक्शंस प्रिडिक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि आप जो सोच रहे हो वो भी एक डेटा पॉइंट बन चुका है। कंपनीज ये बात ओपनली नहीं बताती कि आपका डेटा कितने सालों तक स्टोर होता है, कौन कौन से थर्ड पार्टीज एक्सेस कर सकती है और किस सिचुएशन में गवर्नमेंट एजेंसीज को दिया जा सकता है। इस तरह प्राइवेसी धीरे धीरे एक चॉइस नहीं, बल्कि एक इल्यूजन बन चुकी है। चैप्टर 3, एआई बायस। मशीन फेयर नहीं होती, एआई न्यूट्रल है। सबसे बड़ा झूठ अक्सर यह माना जाता है कि एआई और एल्गोरिदम्स बिल्कुल न्यूट्रल और फेयर होते हैं, लेकिन यह एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। एआई मशीन होने के बावजूद इंसानों के द्वारा बनाई जाती है और इंसानों के डेटा से ही सीखती है। अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है, अधूरा है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, तो एआई भी वही बायस रिपीट और एम्पलीफाई करता है। इसी वजह से कई एआई सिस्टम्स हायरिंग, लोन अप्रूवल, फेशियल रिकॉग्निशन और पॉलिसिंग जैसे एरियाज में गलत और अनफेयर डिसीजंस लेते हुए देखे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फेशियल रिकॉग्निशन टूल्स डार्क स्किन्ड लोगों को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जबकि हायरिंग एल्गोरिदम्स वुमेन कैंडिडेट्स को ऑटोमेटिकली कम स्कोर दे देते हैं क्योंकि पास्ट डेटा में उनकी रिप्रेजेंटेशन कम थी। कंपनीज अक्सर ये बोलकर जिम्मेदारी से बच जाती हैं कि एल्गोरिदम ने डिसाइड किया, जबकि असल में एल्गोरिदम उन्हीं के द्वारा डिजाइन और ट्रेन किया गया होता है। एआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसके डिसीजंस को चैलेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स और ओपाक होते हैं। इस तरह एआई फेयरनेस लाने के बजाय कई बार एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज को और ज्यादा मजबूत कर देता है। चैप्टर 4, जॉब्स का साइलेंट मैसेकर। एआई जॉब्स क्रिएट करेगा, हाफ ट्रूथ। एआई और ऑटोमेशन का सबसे ज्यादा छुपा हुआ इंपैक्ट जॉब्स पर पड़ रहा है, जिसे कंपनीज रेयरली ओपनली एक्सेप्ट करती हैं। पब्लिक स्टेटमेंट्स में कहा जाता है कि एआई नए जॉब्स क्रिएट करेगा, लेकिन यह बात अधूरी सच्चाई है। रियलिटी यह है कि एआई एक साइलेंट मैसेकर की तरह ट्रेडिशनल जॉब्स को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। डाटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, बेसिक कंटेंट राइटिंग, अकाउंटिंग, ट्रांसलेशन, कॉल सेंटर्स और रिपीटेटिव ऑफिस वर्क जैसे रोल्स सबसे पहले एआई के शिकार बन रहे हैं। कंपनीज के लिए एआई का मतलब होता है कम सैलरी कॉस्ट, 24/7 प्रोडक्टिविटी और बिना ब्रेक्स का काम। इसलिए ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस करना उनके लिए फाइनेंशियली लॉजिकल डिसीजन बन जाता है। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास और लो स्किल वर्कर्स को होता है, जिनके पास रिस्किलिंग के लिए रिसोर्सेज या टाइम नहीं होता।
ओल्डर एम्प्लॉइज के लिए नए टेक स्किल्स सीखना और भी मुश्किल हो जाता है। कंपनीज रेयरली ये बात बताती है कि ऑटोमेशन के बाद जो जॉब्स बची रहती है वो लिमिटेड और हाई स्किल होती है, जिनके लिए हर कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। इस तरह एआई का जॉब इंपैक्ट एक लाउड डिजास्टर नहीं बल्कि एक साइलेंट क्राइसिस बन चुका है। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी का एंड। एआई आर्ट, एआई म्यूजिक, एआई राइटिंग, एआई के रैपिड ग्रोथ के साथ एक सीरियस सवाल उठ रहा है। क्या ह्यूमन क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? आज एआई पेंटिंग्स बना रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है, पोएम्स लिख रहा है और स्क्रिप्ट्स जनरेट कर रहा है, जिससे लगता है कि क्रिएटिविटी भी ऑटोमेट हो सकती है। कंपनीज इस ट्रेंड को इनोवेशन के नाम पर सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि एआई की ये क्रिएटिविटी असली नहीं होती। एआई अपनी सोच से कुछ नया क्रिएट नहीं करता, बल्कि एग्जिस्टिंग ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट को एनालाइज करके उसका रिकॉम्बिनेशन करता है। इस प्रोसेस में लाखों आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस का काम ट्रेनिंग डाटा के रूप में यूज होता है, अक्सर बिना उनकी परमिशन या क्रेडिट के। इसे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए कंपटीशन अनफेयर हो जाता है, क्योंकि एआई फास्ट, चीप और अनलिमिटेड आउटपुट दे सकता है। धीरे धीरे कंपनीज ओरिजिनल ह्यूमन क्रिएटिविटी की वैल्यू कम करने लगती है, क्योंकि उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि सोसाइटी ओरिजिनलिटी, डेप्थ और ह्यूमन इमोशन से भरा आर्ट कम और मशीन जनरेटेड रिपीटेटिव कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करने लगे। क्रिएटिविटी खत्म नहीं हो रही, लेकिन उसकी अहमियत और रिस्पेक्ट जरूर खतरे में है। चैप्टर 6, डीप फेक्स, सच और झूठ का एंड। एआई का सबसे डेंजरस वेपन डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी एआई का सबसे डेंजरस और डिस्टर्बिंग यूज बन चुकी है, क्योंकि यह सच और झूठ के बीच की बाउंड्री को ऑलमोस्ट खत्म कर रही है। एआई के थ्रू अब ऐसे वीडियोस, ऑडियोज और इमेजेस बनाए जा सकते हैं जो इतने रियल लगते हैं कि आम इंसान के लिए उनमें और रियलिटी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को इनोवेशन और एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रमोट करती है, लेकिन वो इसके मिसयूज पर कम ही बात करती हैं। डीप फेक्स का यूज फेक पॉलिटिकल स्पीचेस, फॉल्स क्राइम कन्फेशंस, कैरेक्टर असैसिनेशन और मैस मिस इन्फॉर्मेशन के लिए किया जा सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब हर चीज फेक हो सकती है तो लोग असली एविडेंस पर भी डाउट करने लगते हैं। इससे ट्रस्ट का क्राइसिस पैदा होता है, जहां लोग सच होने के बावजूद भी उस मानने से इनकार कर देते हैं। कोर्ट्स, मीडिया और डेमोक्रेसी जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए यह एक सीरियस चैलेंज बन चुका है। कंपनीज रेयरली यह बताती है कि डीप फेक डिटेक्शन टूल्स डीप फेक क्रिएशन के कंपैरिजन में काफी पीछे है। इस तरह डीप फेक्स सिर्फ झूठ फैलाने का जरिया नहीं, बल्कि सच को भी बेकार बनाने का हथियार बन रहे हैं। चैप्टर 7, एआई और डेमोक्रेसी का खतरा। एआई का इस्तेमाल धीरे धीरे डेमोक्रेसी के लिए एक सीरियस खतरा बनता जा रहा है, लेकिन कंपनीज इस पहलू पर खुलकर बात नहीं करती। आज एआई एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि हम सोशल मीडिया पर क्या देखेंगे, कौन सी न्यूज हमें दिखेगी और कौन से ओपिनियंस बार बार रिपीट होंगे। इस प्रोसेस में लोगों को लगता है कि वो अपनी मर्जी से सोच और डिसीजन ले रहे हैं, जबकि असल में उनकी थिंकिंग को साइलेंटली इन्फ्लुएंस किया जा रहा होता है। एआई पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स को यह पावर देता है कि वो हर इंडिविजुअल के माइंडसेट के हिसाब से टेलर्ड मैसेजेस भेज सके, जिससे मैस मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। ये प्रोपेगेंडा पहले जैसे लाउड नहीं होता, बल्कि पर्सनलाइज्ड और इनविजिबल होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इलेक्शंस जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस फेयर रहना मुश्किल हो जाते हैं। जब लोग अलग अलग रियलिटीज में जीने लगते हैं तो कलेक्टिव ट्रूथ का कॉन्सेप्ट ही टूटने लगता है। कंपनीज अक्सर यह कहकर जिम्मेदारी से बच जाती हैं कि वो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है, लेकिन जब एल्गोरिदम ही पब्लिक ओपिनियन शेप करे तो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन खुद ही वीक हो जाता है। चैप्टर 8, एआई डिपेंडेंसी, इंसान कमजोर हो रहा है। एआई का इस्तेमाल इंसान की जिंदगी को कन्वीनियंट बना रहा है, लेकिन इस कन्वीनियंस के साथ एक डेंजरस डिपेंडेंसी भी डेवलप हो रही है। आज लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी एआई पर डिपेंड करने लगे हैं, लिखने के लिए, सोचने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए और इवन याद रखने के लिए। धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन अपनी नेचुरल स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को कम यूज करने लगता है। कंपनीज इस डिपेंडेंसी को नोइंगली एनकरेज करती है, क्योंकि जितना ज्यादा यूजर एआई पर रिलाई करेगा, उतना ही ज्यादा प्लेटफॉर्म पावरफुल और प्रॉफिटेबल बनेगा। इस प्रोसेस में इंसान की ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायंस कम होती जा रही है। जब हर जवाब एआई से मिलने लगे तो लोग खुद रिसर्च करना, गलतियां करके सीखना
और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना छोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म में ये डिपेंडेंसी कॉग्निटिव लेजीनेस को जन्म दे सकती है, जहां लोग बिना एआई के फंक्शनिंग में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर फ्यूचर में आई सिस्टम्स फेल हो जाए या मैनिपुलेट हो जाए तो एक ऐसी सोसाइटी बन सकती है जो बेसिक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए भी मशीन पर निर्भर हो चुकी हो। इस तरह एआई मददगार से मास्टर बनने का रिस्क रखता है। चैप्टर 9, मिलिट्री एआई, ऑटोनोमस किलिंग मशीन्स। मिलिट्री एआई का वो डार्क साइड है जिसके बारे में कंपनीज और गवर्नमेंट्स दोनों ही कम बात करते हैं। आज एआई का उसे सिर्फ सर्वेलेंस या डिफेंस प्लानिंग तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ऑटोनोमस वेपन्स और ड्रोन्स के रूप में बैटलफील्ड पर डायरेक्टली डिप्लॉय किया जा रहा है। ये मशीन्स बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं और अटैक भी कर सकती हैं। प्रॉब्लम यह है कि एआई के पास ना तो इमोशन होता है और ना ही मॉरल जजमेंट। वो कॉन्टेक्स्ट, सरेंडर या गलती से होने वाली सिचुएशंस को इंसान की तरह समझ नहीं सकता। अगर एआई सिस्टम गलत डेटा पर ट्रेन हो या टेक्निकल एरर हो जाए तो निर्दोष लोग भी टारगेट बन सकते हैं। सबसे बड़ा एथिकल सवाल यह उठता है कि अगर एक ऑटोनोमस किलिंग मशीन गलत डिसीजन ले और लोगों की जान जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? डेवलपर, कंपनी, मिलिट्री या मशीन? कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को डिफेंस इनोवेशन के नाम पर जस्टिफाई करती है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करती कि ये फ्यूचर वॉर्स को और ज्यादा डेंजरस और अनकंट्रोलेबल बना सकती है। ह्यूमन कॉन्शियंस को एल्गोरिदम से रिप्लेस करना एक ऐसा रिस्क है जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ह्यूमैनिटी के लिए बहुत गहरा हो सकता है। चैप्टर 10, सुपर इंटेलिजेंस, कंट्रोल किसके हाथ में? सुपर इंटेलिजेंस एआई का वो स्टेज है जहां मशीन की इंटेलिजेंस इंसानी इंटेलिजेंस से आगे निकल जाती है, और यही पॉइंट सबसे ज्यादा कंसर्निंग माना जाता है। कंपनीज अक्सर इस टॉपिक को साइंस फिक्शन कहकर डिसमिस कर देती है, लेकिन कई टॉप एआई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इसे एक रियल फ्यूचर रिस्क मान चुके हैं। जब एआई सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हो जाते हैं कि वो खुद से डिसीजंस ऑप्टिमाइज करने लगे तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, उनका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? अगर एआई के गोल्स ह्यूमन वैल्यू से परफेक्टली अलाइन न हुए तो वो लॉजिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स परस्यू करेगा, चाहे उस प्रोसेस में इंसानों को नुकसान ही क्यों ना हो। इसमें कोई इविल इंटेंशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ कोल्ड लॉजिक होता है। कंपनीज ये बात कम बताती हैं कि जैसे जैसे एआई कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना और कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। एक बार अगर सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम सोसाइटी के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, फाइनेंस, डिफेंस और कम्युनिकेशन पर डिपेंड बन गए तो उन्हें स्विच ऑफ करना भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो सकता है। इसलिए यह सवाल सिर्फ फ्यूचर का नहीं, बल्कि आज से ही कंट्रोल, रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने का है। अब सवाल यह नहीं है कि एआई पावरफुल है या नहीं, सवाल यह है कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में है। क्या हम एआई को यूज कर रहे हैं या एआई हमें यूज कर रहा है? हो सकता है आज तुम्हें यह सब एक्सैजरेशन लगे, लेकिन हिस्ट्री गवाह है जब भी इंसान ने पावर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के दी है उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं रहा। एआई फ्यूचर है, लेकिन अगर हमने आज सवाल नहीं पूछे तो कल जवाब देने का मौका भी शायद ना मिले। अगर यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो समझ लेना काम हो गया। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा डार्क होने वाला है। Until then, stay aware.